हेलो माय अमेजिंग इनसाइटर्स। स्वागत है आप सभी का साइबर्स इनसाइट पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही आज के इस लेक्चर में हम लोग एन ओवरव्यू ऑफ सेल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल में सबसे पहला चीज आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ना है, मैं उन लोगों को वो सारी चीजें एक बार आप लोगों को बता देना चाहूंगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, सेल वॉल आपका रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आपका जो न्यूक्लियस है इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका सेल वॉल से पहले भी हम लोग फिर साइटोप्लाज्म को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बेसिक किसका, प्रोकैरियोटिक एंड किसका, यूकैरियोटिक सेल का, कैरियोटिक सेल का। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखना है। जितने भी सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे बताए जाए, जितने भी सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ पढ़ूँ, आप लोगों को बस आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा और आप लोग एक चीज जानते भी होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो आप सबों को पता है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी सारे जीव्स होते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गया, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपको इतना तो पता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ किससे बने होते हैं, सारे के सारे सेल्स से बने होते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या सारे जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से बने होते हैं? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल एक ही जैसे होते हैं, समान होते हैं? तो आपका क्वेश्चन होगा सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका किसी के अंदर आपका क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें आपका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, कुछ वैसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें आपका जो न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है, अब्सेंट होता है। और कुछ वैसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी का डिफरेंस बताने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल को हम लोग दो भागों में डिवाइड कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेरा तो आता है आपका क्या, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड क्या आ जाएगा आपका, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में मीनिंग क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो प्रो है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब हम लोग बोल सकते हैं पूर्व या पुराना। ठीक है, और ये जो आपका कैरियोटिक है, कैरियोटिक ये वर्ड से बना है कैरियन से। ठीक है, कैरियोटिक वर्ड बना है किससे, कैरियन से। और कैरियन का मीनिंग क्या होता है आपका सर, कैरियन का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, केंद्रक। क्या बोल सकते हैं, केंद्रक बोलते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल अगर मतलब समझे, वैसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पुराना होता है। दैट मीन्स आपका ये बोलना चाह रहा है वैसे सेल्स विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब वैसे सेल्स जिसमें आपका जो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। या फिर ये हम लोग भी बोल सकते हैं, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बहुत ही पुराना होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है आपका उसमें अब्सेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में ये जो आपका यू है, यू मीन्स होता है न्यू। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब समझ गए होंगे, ये आपका कैरियन से बना है। ठीक है, इससे कैरियन, जिसका मीनिंग क्या होता है सर, केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल मतलब वैसा सेल जिसका जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल नया नया सा होता है। या फिर मैं बोलूं जिसमें आपका जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें जो आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैसा सेल जिसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, वैसा सेल जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। आप लोगों को ये मेन डिफरेंस पता करना है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस आप लोगों को क्या याद रखना है स्पेशली। अब अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है, और मेन डिफरेंसेस क्या क्या है से ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोटिक सेल का अगर मैं बताऊं आपको, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, और जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंसेस हम लोग क्या पढ़े, इसमें जो आपका सर प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, या फिर बोले ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या होता है, न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं स्ट्रक्चरली ऐसे अगर कोई सेल ले लेता हूं, ठीक है, ये मेरा सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल के अंदर क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म देते हैं, आप सबों को पता है, ठीक है। अब देखो सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ रहता है ऐसे ही, और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एब्सेंट है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। अब अगर मैं बात करूं प्रो यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है, अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल का, तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में तो हर एक सेल के अंदर होता है, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है किसका, ये यूकैरियोटिक सेल का जो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर इसका एक और ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर इसमें भी एक सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल वैसा सेल जिसमें आपका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेकेड होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस आपका या फिर ट्रू न्यूक्लियस बोले वो आपका प्रेजेंट होता है, और इसका जो मतलब न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, आर एब्सेंट, ठीक है। और इसमें अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो इसमें जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आप लोगों को बेसिक सा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में बेसिक सा डिफरेंस पता चल गया होगा। अब फिर हम लोग आगे के लेक्चर्स में प्रोकैरियोटिक सेल को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल में 4-5 लेक्चर तो आपका यूकैरियोटिक सेल में ही लग जाएगा, फिर यूकैरियोटिक सेल को भी 3-4 लेक्चर अच्छे से पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं बस आपका प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में आपको बस मैंने क्या दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगे, ठीक है। अब आप लोग बोलते, यहां पे आप लोगों को देखा होगा कि मैंने लिखा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में आपका जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आप लोगों को आता है सर ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसमें, हमारे सेल ऑर्गेनल्स पे। कहां आ जाते हैं हम लोग, सेल ऑर्गेनल्स पे। देखो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं आप लोगों ने सेल तो सुना होगा, पता है कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, सेल मेरा एक क्या है, चैम्बर है। अब चैम्बर के अंदर भी कुछ क्या वैसे होते हैं, मतलब चैम्बर्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है, सुना होगा। उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा राइबोसोम का, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का,
ठीक है। तो ये कुछ वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सभी क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, अंदर सेल के अंदर ही ये सभी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, आपका एनसीईआरटी बोलता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सेल विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, देखो सेल के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका अपना स्पेसिफिक, जिनका अपना अपना स्पेशल काम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस आपका करता क्या है, सबसे पहले अगर न्यूक्लियस का मैं एक छोटा सा आप लोगों को ये करूं तो ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्या करता है, इसमें आपका न्यूक्लियस जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, मतलब जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये स्टोर करता है, कौन, न्यूक्लियस। अब आपका अगर मैं बात करूं, फिर आपका न्यूक्लियस जो होता है, जितने भी सारे सेल के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं, जिनके भी जितने भी काम होते हैं सेल के अंदर, उसका उनका रेगुलेशन, उनका संचालन कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। इतना आप लोगों को पता है। फिर आप लोगों ने छोटे क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा, ये जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, प्रोटीन बनाना, जो सेल के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो फिर मेरा किससे होता है, राइबोसोम से होता है। आप लोगों को इतना भी पता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। आप लोगों को इतना तो पता होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस का अपना अलग सा फंक्शन है। ठीक है, राइबोसोम का देखें तो राइबोसोम अपना प्रोटीन सिंथेसिस, इसका अलग काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसका अलग सा काम है, ये क्या करता है, एनर्जी पावर हाउस, मतलब एनर्जी निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है, किसमें, सेल में। तो मैं अगर बात करूं इन सभी ऑर्गेनल्स का अपना स्पेसिफिक फंक्शंस है। ठीक है, इन्हीं ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं ऑर्गेनल्स में कुछ वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे आपका सेल के अंदर, ठीक है, ये सभी ऑर्गेनल्स किस में होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब साइटोप्लाज्म में ही कुछ वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो जिनका अपना एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और कुछ वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना क्या होता है, जो डबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। इन्हीं को हम लोग बांट रहे हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल तो एक चेंबर है ही, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म में कुछ वैसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना अलग सा चैम्बर होता है। वैसे हम लोग ऑर्गेनल्स को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स, जो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, लैग क्या कर रहा है कोड इतना, इधर ले लेता हूँ मैं। हाँ, अब आता है मेरा क्या, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, क्या आता है मेरा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अब आपका जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये आपके दो तरह के, एक तो आपका वैसे सेल ऑर्गेनल्स जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ठीक है, और वैसे ऑर्गेनल्स जो आपका दो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। एक तो आपका होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। 1 मिनट, आज बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही लैग कर रहा है। ठीक है, एक होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और एक आपका इधर है क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये सभी जो के सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये किससे कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगर आप मैं बात करूं कि सर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, तो इनमें सबसे पहला आपका नाम आता है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। उसके बाद सर कौन सा और आता है, न्यूक्लियस के बाद आपका और एक ऑर्गेनल है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनल्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका, क्लोरोप्लास्ट का। ये एंड इसमें प्लांट्स में पाया जाता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके पास कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। एक तो आपका न्यूक्लियस है, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और थर्ड आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट।
अब अगर मैं बात करूं किसका, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का, तो इसमें आपका सबसे पहले आता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन, गोल्जी बॉडीज आ जाते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक है, कौन आ जाते हैं, गोल्जी बॉडी। फिर आपका कौन आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है। फिर आपके आ जाते हैं माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज जिसको हम लोग पेरोक्सीजोम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो सिर्फ कितने मेम्ब्रेन से गिरा हुआ होता है, जो सिर्फ आपका सिंगल मेम्ब्रेन से गिरा हुआ रहता है। कौन कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गए, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। और आपका यहाँ पे और एक चीज छूट गया मेरा, जो आपका वैक्यूल्स होता है ना, वैक्यूल्स जो पानी स्टोर करता है प्लांट्स में, ठीक है। तो वैक्यूल्स भी आपका क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। अब मैं आता हूं कि कुछ वैसे भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो बिना मेम्ब्रेन के सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फिर नाम देते हैं आपका क्या, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। एक है आपका नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब आपका ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका हो जाता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं क्या, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो आपका होता है, ये आपका एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आपके पास कौन सा हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, उसके बाद आपका गोल्जी बॉडीज आ जाता है, लाइसोसोम आ जाता है, वैक्यूल्स आ जाता है, और माइक्रो बॉडीज आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में, इसमें आपका कौन आ जाएगा, राइबोसोम आ जाता है, और एक चीज होता है सेंट्रियोल, ठीक है, और एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके कौन, सेंट्रियोल, जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, एनिमल सेल, ठीक है। तो ये सभी थे आपके सेल के सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये एक सेल के अंदर, एक साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये सारी चीजें, मैं आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में, जितने भी सारे ऑर्गेनल्स हैं, हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये सारे के सारे होते क्या हैं, ठीक है। सारों के सारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सभी को मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आज मैं बस हम लोगों को इसमें क्या देख रहे हैं, इसका छोटा सा एक क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर आए आपका किसमें, ओवरव्यू ऑफ सेल में, ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ सेल में आते हैं। अब एन ओवरव्यू ऑफ सेल में सबसे पहले मेरा आता है सेल वॉल, ठीक है, जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट का जो सेल होता है, ठीक है, इधर रुको 1 मिनट, हाँ, ये जो मेरा प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको सेल वॉल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसका, सेल वॉल का, ठीक है। और इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर को दिया होगा, ठीक है। ये जो आपके सेल के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, और ये आपका सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो सेल होता है, सेल के बाहर एक आपको रिजिड सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, सेल के बाहर आप लोगों को ये रिजिड सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल वॉल का नाम देते हैं, ठीक है। सेल वॉल आपका कौन होता है, रिजिड एंड नॉन लिविंग, मतलब ये एक मृत जो होता है, परत होता है, मृत लेयर होता है, कौन, ये जो आपका सेल वॉल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या होता है, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन होता है, मेरा सेल वॉल होता है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेल वॉल फंक्शन क्या होता है, इसका ये काम क्या करता है, तो सेल वॉल
प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप ऑफ द सेल। ये जो सेल होता है, सेल को क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर बनाने में क्या करता है, मदद करता है, और उसका जो शेप होता है वो एक ये मतलब स्पेसिफिक शेप देने में उसमें क्या करता है, आपका हेल्प करता है, ठीक है। सेकंड, और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस, ठीक है। सेल के अंदर जितने भी सारे मतलब आपका इन्वायरमेंट में जो आपके हार्मफुल वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इन सबों से आपको सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है, आपका सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। आप लोगों को फिर इतना भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे आपका प्लांट हो गया, बैक्टीरियल सेल होगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, आप लोगों को यह भी याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का। अगर मैं बात करूं प्लांट का सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। फिर मैं अगर बात करूं किसका, फंजाई का सेल, फंजाई सेल वॉल किससे बनाता है, फंजाई का, वो काइटिन का बनाता है। तो सेल वॉल के बारे में ये आप लोगों को बेसिक सा इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सेल वॉल आपका एक रिजिड एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बोले तो डेड लेयर होता है, ये बात है। सेकेंडली आपका ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके फंक्शन में आप लोगों को याद रखना, ये प्रोवाइड करता है सेल को स्ट्रक्चर एक, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेल को शेप भी देता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड आपका पैथोजेंस, ठीक है। ये सेल को पैथोजेंस और मैकेनिकल इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं, बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। प्लांट्स का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज का। फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है, तो काइटिन का बना होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग बोलोगे एनिमल का सेल वॉल, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को बेसिक सा चीज सेल वॉल के बारे में याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं आगे की ओर, और आगे हम लोग पढ़ेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला लेयर जो होता है वो मेरा कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों का एनसीईआरटी आपका बोल क्या रहा है, ये थिन फ्लेक्सिबल एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक पतला सा फ्लेक्सिबल मतलब तो जिसको फ्लेक्स किया जाए आराम से, और एक क्या होता है, सेमी परमिएबल लेयर होता है। ये जो आपका देखिए, ये सबसे पहले ये तो आपका क्या हो गया, ये है आपका सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के जस्ट नीचे वाला ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा का पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये काम क्या करता है, एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव बैरियर मतलब कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं जाएगा, इसको सेलेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये आपका क्या काम करता है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए बेनिफिशियल है, कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए हार्मफुल है, ये सारा काम सेलेक्ट करने का कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। यानी आपका बोला यहाँ पे रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी रेगुलेट करता है, संचालन करता है किसका, सब्सटेंसेस का, एंट्री का, कि ये चीज, ये सब्सटेंस सेल के अंदर एंट्री करेगा, ये सब्सटेंस सेल के अंदर बाहर जाएगा। ये सभी काम कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही एक सेमी फ्लूइड सा लिक्विड होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, ये एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म को जो है मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज कहा जाए। जितने भी सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म का तीसरा फंक्शन क्या है, ये ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑल अकरिंग हियर, जितने भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, चाहे वो प्रोटीन का बनना हुआ, एटीपी का निर्माण हुआ, ठीक है, या फिर सेल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का स्टोर हो गया, ये रेप्लिकेशन हो गया, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये सारा बेसिक चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में आप लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग इसके साथ आगे चलते हैं, और मेरा अगला टॉपिक आप लोगों के सामने है क्या, हाँ, अगला है मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, कि जितने भी सारे सेल के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, उसका संचालन करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। इसलिए कहा जाता है इट रेगुलेट्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है। ये जो आपका सेल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये वाला, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेरा न्यूक्लियोलस
क्या होता है, प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड सा लिक्विड भी होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म का। ये जो वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म का देते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को न्यूक्लियस के बारे में क्या देखना है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद जितने भी सारे सेल्यूलर एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, उन सबों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है। उसके बाद न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, ये आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको ये कंटेन करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो ये सारे किसके थे, न्यूक्लियस के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके सेल साइज पे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, आपका एनसीईआरटी बोल रहा है जो माइकोप्लाज्मा होता है ये आपका स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 0.3 माइक्रो। ठीक है, किसका, माइकोप्लाज्मा। अब अगर मैं बात करूं किसका, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का लेंथ कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो आपके आते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का सेल साइज कितना होता है, अप्रॉक्स बात कर लें, अप्रॉक्स 7 माइक्रोमीटर, इसका आपका रेड ब्लड सेल का। और आपके जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का सेल साइज होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर के अंदर। 1 माइक्रोमीटर दैट मीन्स 10⁻6 मीटर्स होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मैंने आप लोगों को बताया, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपका कौन होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। कौन, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को याद रखना, पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। किसको कहा जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मेरा कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। अब अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट लिविंग सेल का, तो लार्जेस्ट लिविंग सेल आपका कौन होता है, लार्जेस्ट लिविंग सेल होता है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग। और मैं बात करूं लॉन्गेस्ट लिविंग सेल जो ह्यूमन माइंड के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है आपका, नर्व सेल। आपके जितने भी सारे नर्व सेल हैं ये सभी क्या है, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है किसको, नर्व सेल को। ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। ये आप लोगों को बेसिक सा फंक्शन किसमें, सेल साइज का ये पूरा सा डिटेल, ये छोटा सा चार्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जिसको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा जाता है, इसका सेल साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। उसके बाद मैं अगर बात करूं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। उसके बाद मैं अगर बात करूं रेड ब्लड सेल्स का, तो अप्रॉक्स इसका डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं किसका, यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का अप्रॉक्सली अगर बात करें किसका सेल साइज का, वो 10 से 20 माइक्रोमीटर के अंदर ही होता है। तो ये सारी चीजें सेल साइज के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर बात करूं सेल शेप्स का, इसका सेल शेप का, अगर बात करूं किसका, शेप ऑफ द सेल। देखिए सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो सेल होता है उस वो सेल काम क्या करता है। ठीक है, यहां आपका एनसीईआरटी बोला द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, वो कौन सा कार्य कर रहे हैं इस पर बात डिपेंड करता है, कौन, सेल का साइज या फिर बोले तो शेप। अब आपका जो सेल होता है ये डिस्क लाइक भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे रेड ब्लड सेल में दिखाए गए, ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, और ये कैसे होता है, बाई कनकेव होता है। फिर मैं अगर बात करूं व्हाइट ब्लड सेल का, तो ये अमीबॉइड होता है, अमीबा जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर बना ना, तो ये अमीबॉइड के तरह होते हैं। फिर मैं अगर बात करूं कोलमनार एपिथेलियल सेल्स का, तो ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके शेप के डिफरेंट क्या है, शेप्स है। ठीक है, और सेल का जो शेप्स होता है वो डिपेंड करता है किसके, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आपका जो नर्व सेल है, नर्व सेल्स कैसा होता है, मेरा ब्रांच होता है, और ये क्या होता है, लंबा होता है। जैसे ट्रेकियाइड का सेल होता है, ये कैसा होता है, एलोंगेटेड होता है। जैसे आपका जो मिजोफाइल सेल्स होते हैं ये कैसे होता है, आपके राउंड एंड ओवल्स होते हैं। तो जो सेल का जो शेप है वो आपका पॉलीगोनल भी हो सकता है, कोलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, और थ्रेड लाइक भी हो सकता है, धागे की तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो सेल का जो शेप होता है वो डिपेंड करता है कि वो जो सेल है वो कौन सा काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं।
और हमारा टॉपिक आज का यहीं तक ख़त्म होता है। तो जितने भी सारे बच्चे यहाँ तक आके जुड़े, मैं उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए साइबर्स इनसाइट के साथ, और अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए